चलिए, लाइट कट जाने की वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। तो हम स्वप्रेरण गुणांक बता रहे थे। तो स्वप्रेरण गुणांक में हम बताए थे कि स्वप्रेरण गुणांक में जो इसका चुंबकीय फ्लक्स है किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो समानुपाती नियतांक के रूप में L आएगा। तो L = N∅/I। तो L = NBA/I आएगा। कोई कहेगा सर ये फाई जो है यानी चुंबकीय फ्लक्स जो है विद्युत धारा के समानुपाती क्यों होता है? तो आप थोड़ा सा पीछे का फार्मूला मतलब देख सकते हैं कि विद्युत धारा की वजह से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था। तो विद्युत धारा जितना ज़्यादा प्रवाहित होगा चुंबकीय क्षेत्र का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स उतना ज़्यादा संबद्ध होगा। तो अब ये B का जो वैल्यू होता है कॉइल के अंदर μ0Ni होता है। तो N = N/L। तो L = लिखेंगे N और B का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो μ0Ni A/I। तो I से I क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो μ0 स्मॉल n इंटू कैपिटल N A। तो स्मॉल n को हमने कैपिटल N/L कहा, तो ये हो जाएगा N/L इंटू N इंटू A। तो ये L = तो L कितना हो जाएगा? तो L = होगा μ0 N² ये A/L। ये L स्वप्रेरण गुणांक है। यदि इसके अंदर कोई दूसरा मटेरियल कोर में अगर कोई दूसरा मटेरियल डाल दिया जाए, ये L स्वप्रेरण गुणांक है। यदि क्रोड में नर्म लोहा या कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ डाल दिया जाए, नर्म लोहा डाल दिया जाए यानी कोई दूसरा पदार्थ डाल दिया जाए, तब μ0 की जगह आ जाएगा μ0 इंटू μr N² A/L। तो L = हो जाएगा μr इंटू μ0 N² A/L। तो मतलब दूसरे मटेरियल के लिए जो परमिएबिलिटी आएगा म्यू आएगा और म्यू का वैल्यू μ0 इंटू μr हो जाता। तो L = हम लोग इसको लिख सकते हैं μ इंटू N² A/L। तो स्वप्रेरण गुणांक किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस पे, उसके मीडियम पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर खोखला कोई खाली मटेरियल्स है तो μ0 N² A/L आएगा। उसके अंदर कोई दूसरा मटेरियल डाल दिया तो उसकी परमेबिलिटी बदल जाती है, तो μ इंटू N² A/L। ये था स्वप्रेरण गुणांक के लिए। अच्छा, हमने स्वप्रेरण गुणांक के लिए बात किया था। तो ये लंबे बेलनाकार कुंडली है। अगर मान लीजिए यहाँ वृत्ताकार कुंडली भी होता तो कोई बात नहीं, फार्मूला यहीं आएगा सेम। और ये चुंबकीय क्षेत्र का मान चूँकि वृत्ताकार कुंडली में बदल जाता है, तो सोलेनॉइड के बदले वहाँ वृत्ताकार कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो आ जाएगा। वृत्ताकार कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है ये μ0/4π ये 2πNI/R, ये 2πNI/R ये इस तरीके से होता। तो चुंबकीय क्षेत्र का केवल मान बदल जाएगा, बाद बाकी स्वप्रेरण गुणांक इसी तरीके से हम निकालेंगे। केवल B का वैल्यू बदलेगा, जिसकी वजह से फार्मूला में थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा। तो ये स्वप्रेरण गुणांक के लिए हमने क्या किया, व्यंजक प्राप्त किया। अब इसी में और भी जैसे स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है या उसके अंदर इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, तो ये सब बात अगर निकालना हो तो फैराडे के नियम का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सोलेनॉइड है और इसके अंदर ये करंट आ गया, तो इसमें विद्युत धारा परिवर्तन होगा। तो इस विद्युत धारा के परिवर्तन की वजह से चुंबकीय फ्लक्स कितना परिवर्तित होगा। तो अभी तुरंत हम पढ़े थे कि इसका जो टोटल चुंबकीय फ्लक्स है ये N∅। तो टोटल चुंबकीय फ्लक्स N∅ क्यों मानते हैं? क्योंकि फाई जो है
एक फेरों का चुंबकीय फ्लक्स होता और ऐसा ऐसा अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा n∅। और ये जो n∅ है ये समानुपाती होगा I का, मतलब कुल चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये L आता है। क्या आता है? L आता है। यहाँ से इक्वेशन हम इक्वेट करके रख सकते हैं। अब फैराडे के नियम से अगर हम बात करें, फैराडे के नियम से, फैराडे का नियम अगर कहता था कि किसी भी कुंडली से संबद्ध या किसी भी परिपथ में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होता है उसके चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता, तो ये n∅/d∅/dt करते थे। तो फाई वहाँ चुंबकीय फ्लक्स होता था, तो यहाँ का जो टोटल चुंबकीय फ्लक्स है ये n∅ है। तो यहाँ भी चाहे तो n नंबर ऑफ टर्न्स अगर फिक्स हो तो बाहर निकाला जा सकता, तो ये d∅/dt ये ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी में अगर हम बात करें कि चूँकि E=d∅/dt होता ही है, तो यहाँ टोटल चुंबकीय फ्लक्स अगर n∅ माने तो n∅ को हमने क्या कहा, n∅=Li। ये स्वप्रेरण में इस तरीके का n∅, मतलब कुल चुंबकीय फ्लक्स जो है ये Li के बराबर होता है, चूँकि चुंबकीय फ्लक्स उसकी विद्युत धारा के समानुपाती होता था। तो यहाँ से E=d/dt और n∅ के बदले हम क्या लिख सकते हैं, Li। तो L अगर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, di/dt। अच्छा, एक चीज़ और, फैराडे के नियम से ये इसमें माइनस भी लगता था, तो हर जगह ये माइनस लग जाएगा, तो ये -L/di। माइनस कुछ नहीं, माइनस केवल ये बताता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का ये अपोज करता है। माइनस केवल पोलरिटी के लिए आता है, जैसे d∅/dt है, तो अगर यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा तो EMF डिक्रीजिंग, अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो ये इंक्रीजिंग। यहाँ भी करंट अगर इंक्रीजिंग होगा तो EMF डिक्रीजिंग होगा, अगर करंट डिक्रीजिंग होगा तो EMF इंक्रीजिंग, मतलब उल्टा होता है। माइनस का साइन मतलब ये सिर्फ जिसके कारण प्रोड्यूस होता था EMF उसका विरोध करता था, जो लेंज लॉ में भी हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ I अगर इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग, ये अगर डिक्रीजिंग है तो ये इंक्रीजिंग। तो ये EMF इंड्यूस्ड इन द सेल्फ इंडक्टेंस अगर पूछेगा कि सेल्फ इंडक्टेंस में EMF कितना इंड्यूज होगा, तो E= यही L/di/dt। अच्छा, यही di/dt को अगर हम लिखना चाहें तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ΔI/ΔT। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसी को ΔI/ΔT। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब धारा में परिवर्तन की दर या विद्युत धारा में परिवर्तन की दर। ये ΔI/ΔT क्या है, तो विद्युत धारा में परिवर्तन की दर। अच्छा, स्वप्रेरण गुणांक का अगर मात्रक पूछे कोई L का मात्रक, तो L का मात्रक क्या हो जाएगा, ये वेबर पर एम्पियर लिखते थे, इसको हम लोग हेनरी कह सकते थे। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी। अब हम बात करते हैं कि ये जैसे कैपेसिटर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता था वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है यहाँ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो कोई पूछेगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कितना होगा, तो इसके फार्मूला के लिए अगर डेरिवेशन निकालना हो तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर ये कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं V=W/Q। इसी को इन डिफरेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखें तो V=dW/dQ, dW/dQ। तो dW क्या हो जाएगा, V/dQ। और देखो तो I लिख सकते हैं dQ/dt। तो dQ को हम I/dt लिख सकते हैं, I/dt लिख सकते हैं। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आई इक्वल टू डी क्यू बटे डी टी, तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी लिखाएगा। अच्छा, ये जो भी है ये विभवांतर होता, अधिकतम विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। तो भी के बदले अगर ई लिख दिया जाए, या शुरुआत से ही हम भी के बदले ईएमएफ ई ले लें, तो ई को यहाँ चलिए इसी से डिनोट कर देते हैं। इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। एप्सिलॉन भी ईएमएफ के लिए सिंबल के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी तो स्मॉल ई से भी ईएमएफ को डिनोट करते हैं, तो स्मॉल ई ही इस्तेमाल करते हैं। तो ई इक्वल टू ई डी क्यू। तो अब देखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल कितना हो जाएगा ई, और डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को आई डी टी, आई डी टी। ये ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर क्या होता था, माइनस एल डी आई बटे डी टी। ये इस तरीके का होता था, माइनस एल डी आई बटे डी टी। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस एल डी आई बटे डी टी इंटू ये आई डी टी। तो देखेंगे इसको अगर लिखना हो तो डी डब्ल्यू इक्वल टू ये एल आई और ये डी आई हो जाएगा। डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एल आई डी आई आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ ईएमएफ जो इंड्यूज हुआ है माइनस एल डी आई बटे डी टी है, लेकिन अगर हम अमाउंट ऑफ ईएमएफ देखना चाहें कि ईएमएफ कितना हुआ, तो ये तो माइनस साइन केवल पोलरिटी के लिए आता है कि चेंज इन करंट का ये अपोज करेगा ईएमएफ। तो हम मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं यहाँ, तो या नहीं तो निगेटिव रहेगा तो रहने देते हैं। जो वर्क आएगा, जो वर्क है वो एनर्जी के रूप में जब स्टोर होगा, तो जैसे कहीं हमने पॉजिटिव वर्क किया, तो जैसे स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया, तो हमने जो पॉजिटिव वर्क किया, तो बाद में जो वो वर्क करने की क्षमता होती है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता, तो वो निगेटिव डायरेक्शन में वर्क करेगा। मतलब एनर्जी जो है निगेटिव के रूप में एनर्जी स्टोर हो जाता, तो यहाँ भी निगेटिव के रूप में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। यानी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो इक्वल टू ब्रैकेट में लिख देते हैं वनली मैग्नीट्यूड, यानी केवल परिमाण की अगर बात करें तो एल डी आई। तो ये एल डी आई बटे डी टी, आई डी टी, डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये दोनों ओर इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, ये आई डी आई यानी चेंज इन स्मॉल करंट के लिए है, तो ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू आ जाएगा, एल बाहर, और ये आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाय टू, आई स्क्वायर बाय टू। आई डी आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाय टू आएगा। अच्छा, कैसे आ जाएगा, तो आप लोग शायद याद होगा एक्स डी एक्स रहता, जितना पावर रहता है उस पर एक और ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। उसी प्रकार एक्स की जगह केवल आई है, तो आई डी आई का आई स्क्वायर बाय टू, तो ये आ जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज़, जो वर्क होता है ना, यही एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, तो हम इसको यू लिख सकते हैं। और यू क्या, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, यानी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा प्रेरकत्व में, मतलब प्रेरकत्व में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है। ये प्रेरकत्व में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है। अब हम बात करते हैं इसी में प्रति इकाई आयतन में एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, उसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। इसी में एनर्जी डेंसिटी, इस तरीके का एनर्जी डेंसिटी हमने कैपेसिटर में भी डिफाइन किया था, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेंसिटी था। यहाँ भी एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें, एनर्जी डेंसिटी क्या होता, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर
इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, ये हम अंग्रेजी में लिख दिए, अगर इसको हिंदी में लिखना हो तो ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। ये ऊर्जा घनत्व क्या होगा? तो प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाता? ऊर्जा घनत्व कहलाता, ऊर्जा घनत्व कहलाता है। तो ये ऊर्जा घनत्व आएगा कितना, इसके लिए भी हम बात करते हैं। तभी हमने तुरंत निकाला है कि इस इंडक्टर में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता था, ये U होता था। तो U इक्वल टू हम क्या लिख सकते थे? हाफ LI²। तो हाफ LI²। और L स्वप्रेरकत्व के लिए भी हमने बात किया था। ये जो है इंडक्टर के लिए, यानी μ0 N²A/L ऐसा कुछ आता था। तो इसमें U जो है टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द इंडक्टर है। तो ये μ0 N²A/L और ये क्या हो जाएगा? I का स्क्वायर। ये तो B इक्वल टू क्या होगा? μ0, B इक्वल टू था μ0 Ni। और इसी में अगर हम देखें तो I की इक्वल टू निकालें तो B/μ0 इंटू N, μ0 इंटू N। और स्मॉल n को हम कैपिटल N/L लिख सकते हैं। तो ये μ0 इंटू N/L। तो ये L पलट के ऊपर चला जाएगा, तो I इक्वल टू बचेगा BL इंटू μ0 इंटू N। तो U इक्वल टू कितना? हाफ। तो ये μ0 इंटू N²A/L और I को हमने क्या लिखा? तो B इंटू L/μ0 इंटू N, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखें तो हाफ, ये μ0 से μ0 कैंसिल हो जाएगा, N² से N² भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या क्या बचेगा? अच्छा, एक बार हम लिख ही देते हैं, कैंसिल आउट करके जो बचेगा उसको हम सही से लिख देंगे बाद में। तो ये B² L² μ0², ये N² देखेंगे, N² से N² कैंसिल आउट, L² से L² कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या? तो एक μ0 बच जाएगा। तो हाफ B²/μ0 और ये एक A और कुछ नहीं, ये L² नहीं था, सिर्फ एक L था नीचे, सिर्फ क्या था? एक L था। तो L² में जो 2 L है तो केवल एक L से ये एक L कैंसिल हो जाएगा, तो एक L यहाँ बच जाएगा, तो A इंटू L। अच्छा, ये L था क्या? ये L जो है ये इंडक्टर का लेंथ होता है और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस को लेंथ से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये हाफ B² μ0 और A इंटू L को जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया जो है πr² होगा और L जो है H का काम करेगा। तो ये A इंटू L जो है ये वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर की बात करेगा, ये वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर की बात करेगा। तो U इक्वल टू हाफ B²/μ0 और ये A इंटू L है, तो A इंटू L को हमने क्या लिख देगा? V मतलब वॉल्यूम। तो U/V एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा? B²/μ0। तो इसी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, जिसको एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है, इसको एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है, यानी ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यही ऊर्जा प्रति इकाई आयतन में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है।
प्रति इकाई आयतन में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है, जिसको हमने स्मॉल यू से डिनोट किया। ये यू टोटल एनर्जी था और ये टोटल वॉल्यूम में एनर्जी था। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इतना ही बचेगा। अब हम आगे बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। थोड़ा सा हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में भी अच्छे से बात कर लें कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए, अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में हमने पहले ही कहा है कि अगर किसी अन्योन्य प्रेरण लिख देते हैं, क्योंकि सब जगह प्रेरण ही लिखे हैं, अन्योन्य प्रेरण, इसमें किसी एक कुंडली में विद्युत धारा के परिवर्तन के वजह से इसके पास रखे या नज़दीक रखे किसी दूसरे कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होने की जो घटना है, इसी को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसमें जिस कॉइल में हमने करंट दिया उसको हम लोग प्राइमरी सर्किट कहते हैं, यानी प्राइमरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल यानी प्राथमिक परिपथ कहते हैं। और ये जो जिससे आउटपुट लेते हैं इसको द्वितीयक परिपथ कहते हैं। द्वितीयक परिपथ कहते हैं, यानी सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली कह सकते हैं। प्राथमिक कॉइल, ये प्राथमिक कुंडली, ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल। तो चले देखें इसमें क्या होता है कि किसी एक प्राथमिक परिपथ में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा इसको हमने N1 कहा। द्वितीयक परिपथ में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा, मतलब प्राथमिक कुंडली में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N1 है। सेकेंडरी कॉइल में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ये N2 है। तो जिसमें भी, जैसे मान लीजिए इसमें जो करंट फ्लो हुआ इसमें I1 है और इसमें जो EMF इंड्यूस्ड होगा इसको हमने E2 कहा है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, जिस किसी भी सिंबल के आगे 1 लगा देंगे वो सारा प्राइमरी कॉइल के लिए होगा, और जिस किसी भी सिंबल के आगे हमने 2 लगाया वो सारा सेकेंडरी कॉइल यानी द्वितीयक कुंडली के लिए होगा। तो अगर देखना चाहें कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, तो टोटल फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और इसके एक टर्न का जो फ्लक्स है φ2 है। क्योंकि पिछले केस में भी हमने बताया था फाई जो होता था एक फेरों का फ्लक्स होता था, किसी एक नंबर ऑफ टर्न्स का जो चुंबकीय फ्लक्स है, किसी एक फेरों का जो फ्लक्स है वो फाई है। तो टोटल फ्लक्स कितना, तो ये N5 होगा। एक फेरे का फ्लक्स φ2, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2, तो N2 φ2 ये समानुपाती होगा I1। यानी होता क्या है इसमें कि किसी एक कुंडली में जो हम करंट देते हैं तो इसी कुंडली के करंट से इसका चुंबकीय फ्लक्स निकलता है, यानी चुंबकीय बल रेखा निकलता है, और इसी का चुंबकीय बल रेखा जो निकलता है वही बगल वाले कुंडली में भी प्रवेश कर जाता है। तो इस होता क्या है कि द्वितीयक कुंडली में करंट होता नहीं, उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। किसी एक कुंडली में जो हमने करंट दिया तो इसी की वजह से इससे चुंबकीय बल रेखा निकला, और चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसका जो निकला वही द्वितीयक कुंडली में भी चला जाता है, जिसकी वजह से द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स आ जाता है, और इसके करंट के वैल्यू बार बार चेंज होने की वजह से इसका भी चुंबकीय बल रेखा बार बार बदलता रहता है, जिसकी वजह से इसके करंट के चेंज होने से द्वितीयक कुंडली में भी फ्लक्स चेंज होता रहता है। तो ये जो है इसमें करंट का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा घटेगा बढ़ेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का स्ट्रेंथ घटेगा बढ़ेगा। जब प्राथमिक कुंडली का ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा का स्ट्रेंथ घटता बढ़ता है तो ऑब्वियस है कि इसी पे डिपेंड कर रहा है द्वितीयक कुंडली का भी फ्लक्स। तो ऑब्वियस है जब इसी का चुंबकीय फ्लक्स बार बार बदल रहा है तो ऑब्वियस है द्वितीयक कुंडली का भी फ्लक्स बदलेगा, और द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स के बदलने की वजह से इसमें EMF डेवलप हो जाता है।
तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल्स। क्योंकि प्राइमरी कॉइल में करंट के कारण ही द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स चेंज करता है। क्योंकि इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र तो है नहीं, इसी का चुंबकीय क्षेत्र रेखा सब इसमें आएगा। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगा, यही चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल के इसमें भी कुछ लिंक हो जाएगा, इसमें भी कुछ एंट्री कर देगा। तो ये जो टोटल चुंबकीय फ्लक्स है N2 ∅2, ये क्यों लिखे कि एक फेरों का फ्लक्स ∅2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया N2 ∅2। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर। तो ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती नियतांक के रूप में वहाँ L आता था, यहाँ M आता है। और M क्या है? तो M जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, जिसको अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अब बात रहा कि इसमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए कई बार डेरिवेशंस भी आता, लेकिन अगर फैराडे के नियम से देखना चाहें कि EMF कितना डेवलप हुआ, तो E2 = -d∅dt, क्या लिख सकते हैं? तो ये द्वितीयक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये टोटल फ्लक्स जितना परिवर्तित होगा, परिवर्तित होने का फ्लक्स परिवर्तन का जो दर है उतना ही विद्युत वाहक बल प्रेरित होता। तो इसमें हम N2 बाहर निकालना है तो d∅2/dt लिख सकते हैं। ये इस तरीके का भी फार्मूला यूज हो सकता है, या हम डायरेक्ट रिप्लेस कर दें, d∅dt होता था, चूँकि N2 ∅2 = mi1, तो इसके N2 ∅2 के बदले mi1 लिख दें, तो ये M कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ये बाहर आ जाएगा, तो di1/dt, di1/ क्या हो जाएगा dt। ये क्या है कि ये विद्युत धारा में परिवर्तन का दर है। तो इसी को अगर हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो M ये ∆I/∆t, ∆I1/∆t लिख सकते हैं। तो इसमें जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, प्रथम कुंडली में विद्युत धारा के परिवर्तन के दर के M का गुणक है क्या? उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये ∆I2/∆t होगा। ये द्वितीयक कुंडली में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, ये प्रथम कुंडली में धारा के परिवर्तन के दर के भी समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा विद्युत धारा में परिवर्तन का दर होगा, उतना ज़्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये परिवर्तन का जो दर है, ये जितना ज़्यादा होगा, विद्युत धारा के परिवर्तन का दर जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। इस पे हम इन डिटेल से बाद में और भी आएंगे। एक डेरिवेशन छोटा सा हम निकाल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। कहीं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशंस निकालना हो तो इसमें डेरिवेशंस निकालने में क्या है ना कि आपको ये लंबे बेलनाकार कुंडली का 2 केस आ सकता है, या कई बार वृत्ताकार कुंडली भी आ सकता है, एक कुंडली के अंदर दूसरा वृत्ताकार कुंडली, तो उसमें भी 2 केस हो सकता है। एक कुंडली का साइज़ बड़ा और दूसरे कुंडली का साइज़ छोटा हो सकता। तो हम दोनों केस ही बताते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा खिंचाएगा, आप लोग घबराएं नहीं। तो देखते हैं कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए किस तरीके से हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्राइमरी कॉइल है, इस बार प्राइमरी कॉइल का जो साइज़ है ये बड़ा है, प्राइमरी कॉइल का जो साइज़ है ये क्या है, बड़ा है। ये प्राइमरी कॉइल का साइज़ क्या है, बड़ा है। एक द्वितीयक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली का जो साइज़ है ये छोटा है, ये क्या है, छोटा। ये इस तरीके से बाहर भी निकाल देते हैं आपके सुविधा के लिए। द्वितीयक कुंडली का जो कॉइल है इसका साइज़ छोटा। अच्छा, इसका जो रेडियस होगा, ये मान लीजिए प्राइमरी कॉइल का जो रेडियस होगा ये R1 है, तो इसको जो है 2R1 कर देते हैं, 2R1, और इसका रेडियस 2R2 कर देते हैं। डायमीटर दिख रहा होगा वहाँ से।
वो क्या, प्राथमिक कुंडली। ऊपर वाला क्या, प्राथमिक कुंडली, और नीचे वाला क्या, द्वितीयक कुंडली। नीचे वाला क्या, द्वितीयक कुंडली। तो इसमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, अच्छा दूसरी बार इस बात की क्या है कि प्राथमिक कुंडली का साइज बड़ा है और द्वितीयक कुंडली का साइज छोटा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार प्राथमिक कुंडली ही छोटा हो जाए और द्वितीयक कुंडली बड़ा हो जाए। दोनों ही केस को हम इन डिटेल से बात करेंगे। तो आज एक केस बता देते हैं, अगले वीडियो में दूसरा केस के बारे में हम बात करेंगे। हमने क्या कहा कि प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा के परिवर्तन की वजह से द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यही घटना तो अन्योन्य प्रेरकत्व है। तो E2 इज इक्वल टू, या M इक्वल टू अभी तुरंत हम निकाले थे, M इक्वल टू क्या होता था, N2/2 बटे I1। अभी तुरंत निकाले थे, चूँकि N2/2 जो है ये पूरा का पूरा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता था। समानुपाती का चिन्ह हटाते थे तो M आता था। तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2/2 बटे I1। तो याद आ गया होगा शायद। और ये ∅2 द्वितीयक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स होगा कितना, तो द्वितीयक कुंडली का अपना फ्लक्स होता ही नहीं है। एक्चुअल में प्राथमिक कुंडली से जो चुंबकीय बल रेखा निकलेगा ढेर सारा, तो ढेर सारा निकलने के है प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय बल रेखा, लेकिन चूंकि प्राथमिक कुंडली के अंदर द्वितीयक कुंडली है तो इससे भी कुछ न कुछ चुंबकीय बल रेखा जरूर निकलेगा। तो मतलब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा φ = B × A, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसका, प्राथमिक कुंडली का, और एरिया होगा किसका, द्वितीयक कुंडली का। क्यों, चूँकि देखेंगे कि यहाँ चुंबकीय बल रेखा ढेर सारा निकलेगा, लेकिन सारा प्राथमिक कुंडली का सारा चुंबकीय बल रेखा द्वितीयक कुंडली में नहीं है। द्वितीयक कुंडली में केवल 2 चुंबकीय बल रेखा गुजर रहा है, जबकि प्राथमिक कुंडली में 2 नीचे भी है, 2 ऊपर भी है, 2 बीच से, मतलब टोटल 6 चुंबकीय बल रेखा गुजर रहा था। मतलब ये जो चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे द्वितीयक कुंडली का, तो चुंबकीय क्षेत्र किसका होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा प्राथमिक कुंडली का होता है। क्योंकि प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत धारा जाएगा प्रवाहित होता, उसी की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता। और द्वितीयक कुंडली उसके अंदर है, तो केवल उसके एरिया के अंदर जो चुंबकीय बल रेखा गुजरेगा वही द्वितीयक कुंडली का फ्लक्स होगा। तो M इक्वल टू क्या कहा, N2/2, तो ∅2 को क्या लिखेंगे, B1 × A2 बटे I1। अच्छा ये B1 कितना हो जाएगा, ये जो B1 हो जाएगा तो μ0 N1 I1। तो N1 कितना, तो N/L, तो N/L, तो ये M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू N2, और B1 कितना, तो μ0 N1/L × I1, ये A2 बटे I1। तो I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो M इज इक्वल टू ये μ0 N1 × N2 और I1 से I1 कैंसिल, तो ये A2 बटे L। ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फार्मूला हुआ। तो मेन समझने की बात यही थी, चुंबकीय फ्लक्स कैसे बदलता है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ कि चूँकि चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली का क्षेत्र होता है, द्वितीयक कुंडली का अपना चुंबकीय क्षेत्र है नहीं, तो प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र और उसके अंदर एरिया के अंदर से जो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय बल रेखा गुजरेगा, तो द्वितीयक कुंडली का केवल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसी में बस दूसरा केस भी हम बता ही देते हैं कि अगर मान लीजिए कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक बनाने दे दिया, उसमें प्राथमिक कुंडली छोटा हो जाए और द्वितीयक कुंडली का साइज बड़ा हो जाए, तब क्या परिवर्तन आएगा। यदि प्राथमिक कुंडली का साइज क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो ऊपर हम प्राथमिक कुंडली बना देते हैं और द्वितीयक कुंडली का साइज क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो द्वितीयक, अच्छा जिसमें करंट गया वो I1 और जिससे आउटपुट लेते हैं वो ये प्राइमरी कॉइल कहलाएगा, प्राइमरी कॉइल, और ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कॉइल। अच्छा एक बात और, जिस किसी भी संकेत के आगे हमने 1 लगाया है सारा प्राइमरी कॉइल के लिए है, और जिस किसी भी संकेत के ऊपर नीचे हमने 2 लगाया है वो सारा सब सेकेंडरी कॉइल का। तो ये प्राइमरी कॉइल का जो रेडियस है यहाँ, ये 2R1 हम दिखा रहे हैं, मतलब ये टोटल डायमीटर हो गया,
और ये जो द्वितीयक कुंडली का जो रेडियस है ये 2r2 कर देते हैं, मतलब ये टोटल डायमीटर 2r2 कर दिए। तो इसमें क्या है, यहाँ भी अगर हम देखेंगे कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल्स, यानी द्वितीय कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना, तो N2 ∅2 समानुपाती I1। तो ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद समानुपाती नियतांक के रूप में m आएगा। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 ∅2 बटे I1। अच्छा देखेंगे इस बार क्या है कि इस बार द्वितीय कुंडली बड़ा है और प्राइमरी कुंडली मतलब प्राथमिक कुंडली छोटा। एक्चुअल में द्वितीय कुंडली का अपना चुंबकीय क्षेत्र रेखा है नहीं, प्राथमिक कुंडली के अंदर से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरेगा वही द्वितीय कुंडली का भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। मतलब ये सिर्फ ये जो छोटा वाला कॉइल है प्राइमरी कॉइल, सिर्फ प्राइमरी कॉइल का अपना चुंबकीय क्षेत्र है और उसी का चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय कुंडली का भी चुंबकीय क्षेत्र हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि द्वितीय कुंडली के अंदर ही प्राइमरी कॉइल है, तो प्राइमरी कॉइल का टोटल फ्लक्स द्वितीय कुंडली का फ्लक्स होगा, यानी ∅2 इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे B1 × A1। कोई कहेगा सर A2 काहे नहीं किए, तो चूँकि उसके प्राइमरी कॉइल के जो बाहर का एरिया है उसमें एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ही नहीं, तो A1 लेने की आवश्यकता है नहीं। तो उस चूँकि प्राथमिक कुंडली छोटा है तो प्राथमिक कुंडली का ही अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो उसी का टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्राइमरी कॉइल के अंदर से सारा का सारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा जाएगा। द्वितीय कुंडली का जो बचा हुआ एरिया है इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ही नहीं। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2। अब ∅2 के बदले क्या हो जाएगा, B1 A1। बस इसी बात का अंतर है, वहाँ क्या होता था कि B1 A2 आता था, यहाँ B1 A1। चूँकि यहाँ द्वितीय कुंडली का जो फ्लक्स है वो टोटल प्राइमरी कॉइल का टोटल फ्लक्स द्वितीय कुंडली का फ्लक्स है। वहाँ क्या था कि प्राइमरी कॉइल का टोटल फ्लक्स द्वितीय कुंडली का फ्लक्स नहीं था, चूँकि वहाँ प्राइमरी कॉइल बड़ा था लेकिन द्वितीय कुंडली छोटा था। द्वितीय कुंडली क्या था, छोटा था। तो एरिया मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो प्राइमरी कॉइल का ले लिए लेकिन एरिया वहाँ द्वितीय कुंडली का लिए थे। तो B1 कितना आ जाएगा, तो B1 को हम लोग लिख सकते हैं μ0 N1 बटे L × I1। तो N2 और ये क्या हो जाएगा, μ0 N1 बटे L × I1 A1 अब बटे I1। तो I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो m इक्वल टू μ0 N1 N2 A1 अब बटे क्या हो जाएगा, L। इस तरीके से ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, ये दूसरे के स्थिति की है। इससे पहले की स्थिति ये केस 2 करके आप लोग लिख सकते हैं, केस 2 करके आप लोग लिख सकते हैं, वो पहले की स्थिति की थी। अच्छा एक चीज़ और है, एग्ज़ाम हॉल में जब ये सब डेरिवेशन लिखना होता है तो इसको लैंग्वेज के साथ लिखते हैं कि माना कि N2 सेकेंडरी कॉइल का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ∅2 किसी एक कॉइल का मतलब एक टर्न से रिलेटेड टोटल चुंबकीय फ्लक्स है, एक टर्न का चुंबकीय फ्लक्स है। I1 क्या है, तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। तो इन सब के बारे में इन डिटेल से लिखना पड़ता है। चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं।